हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ एआर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर। वैसे तो ट्रांसफार्मर के यूजेस बहुत सारे हैं। हम जितने भी डिवाइसेस अपने आसपास देखते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जैसे अगर हम बात कर ले मोबाइल चार्जर की, जिसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमारे टीवी, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। कहीं पर वो स्टेप अप हो सकता है, कहीं पर वो स्टेप डाउन हो सकता है। अगर हम एक एक्सरे मशीन की बात करें तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और सिंपल जैसे हम बात करें टीवी, रेडियो, मोबाइल चार्जर, इन सब में ट्रांसफार्मर हमारा कैसा यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर यूज़ होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और बच्चे, जो ट्रांसफार्मर का मेन यूज़ है वो यूज़ आप देखते हो आपकी कॉलोनी के बाहर, किसी सड़क पर, किसी स्टेशन पर। स्टेशन मीन्स जनरेटिंग स्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पावर स्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन स्टेशंस की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर आपने ट्रांसफार्मर्स देखे, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स रखे हुए। वहाँ मेन यूज़ है ट्रांसफार्मर का। क्या यूज़ है ट्रांसफार्मर का? मेन यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हम ट्रांसफार्मर को कैसे यूज़ करते हैं और वहाँ पर हमें किस टाइप का ट्रांसमिशन करना होगा। देखिए बच्चे, क्या क्या प्रॉब्लम आती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बच्चे, जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस तक एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई करना चाहते हो तो देखिए बच्चे क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबाई के वायर हम यूज़ करते हैं जिनका अपना क्या होगा, उनका अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिससे बच्चे क्या होगा, I²RT की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। दूसरा बच्चे, एक बात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई जब उन वायर्स का अपना कुछ रेजिस्टेंस है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी तो उनके ऊपर होगा। मीन्स V इक्वल टू IR। सपोज हम भेजते हैं 1000 वोल्ट पर, कोई हमने AC सिग्नल किसी वायर से ट्रांसमिट कर दिया। सपोज मैं कहता हूँ कि उस वायर का रेजिस्टेंस 500 ओम है और करंट सर्किट में फ्लो कर रही है 5 एम्पियर। उस वायर में करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर। तो देखिए कितना वोल्टेज हो गया, 2500 वोल्ट तो वहीं पर ड्रॉप हो गया वायर के अक्रॉस। आपने भेजा तो सपोज 11000 का वोल्टेज, उस 11000 में से 2500 तो वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। तो आपको दूसरे टर्मिनल पर क्या मिलेगा, बहुत ही कम वोल्टेज मिलेगा। तीसरा बच्चे, क्योंकि जो हमारी आई है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें करंट की वैल्यू भी हाई होती है। तो जब हम हाई करंट को किसी वायर के थ्रू फ्लो कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वायर भी काफ़ी स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, थिक वायर हमें यूज़ करना होगा। तो बच्चे यहाँ इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो बच्चे किया जाए, मैं पहले एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक पावर सब स्टेशन से कोई एक वोल्टेज जनरेट हुई है। सपोज 11000, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, 220 वोल्ट। मैं इसको 220 वोल्ट पर ही ट्रांसमिट कर देता हूँ। तो देखिए बच्चे क्या होगा, हमारे पास होता है पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ से अगर आप करंट की वैल्यू फाइंड कर ले तो क्या आ जाएगा, 50 एम्पियर की करंट आ जाएगी। और सपोज वायर का टोटल रेजिस्टेंस R हो जाए तो बच्चे आप क्या कह सकते हो, पावर लॉस इन वायर, क्या बच्चे, I²R, दैट मीन्स 50² मल्टीप्लाई R, इतने वाट पावर लॉस हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी पावर है। अगर मैं बच्चे क्या करूं, इसी पावर की वोल्टेज हाई कर दूं, जैसे पावर हमारे पास इतनी ही है। अब हमने क्या किया, अब मैंने वोल्टेज को 22000 पर सप्लाई कर दिया। दैट मीन्स करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू P अपॉन V, 0.5 एम्पियर आपकी करंट आ गई। देयरफॉर पावर लॉस
means I square R, that means 0.5 into R means 0.25 R, इतने वाट, केवल 0.25 R वाट एनर्जी लॉस हुई, जो पहले के रेस्पेक्ट में कितनी है, बहुत ही कम है। तो बच्चे क्या करना चाहिए, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारा जो पावर सब स्टेशन होता है वहाँ से एनर्जी को हम कैसे अप्लाई करेंगे, पावर तो हमारी इतनी ही है, हम क्या करेंगे, पहले उसको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से हाई वोल्टेज पर अप कर देंगे। सपोज हमें 220 वोल्ट चाहिए थी हमें किसी भी एक हाउस के लिए, किसी एक बिल्डिंग के लिए, किसी कॉलोनी के लिए, तो मैंने उसको 220 वोल्ट पर सप्लाई नहीं किया, उसको सप्लाई किस पर करेंगे, 22,000 वोल्ट, जिससे करंट की वैल्यू बहुत ही डाउन हो जाएगी और जो भी हमारे पावर लॉसेस थे, चाहे वो हीट की फॉर्म में पावर लॉस हो या फिर वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो, वहाँ पर सभी चीज़ें कम हो जाएगी और हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज अपने कॉलोनी पर, अपने सब स्टेशन पर मिल जाएगी। तो देखिए हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हमारा होता है सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, सपोज किसी डैम पर या किसी थर्मल पावर प्लांट पर। ये सपोज हमारा कोई ट्रांसफार्मर है और सपोज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो 6600 वोल्ट पर प्रोड्यूस हुई है, 6600 वोल्ट, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। अब क्या होगा बच्चे, हम यहाँ यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये करेगा क्या, इस वोल्टेज को बहुत हाई कर देगा। हम इसको कर लेते हैं सपोज 1,32,000 पर, हमने इसको क्या कर दिया, 1,32,000 तक हाई कर दिया। अब बच्चे क्या होगा, ये हमारे जनरेटिंग स्टेशन ने आगे तक सप्लाई कर दी। अब ये हमारे गांव में, हमारे शहर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। आपने देखा होगा खेतों से होते हुए बड़े बड़े टावर टाइप के जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो खड़े रहते हैं, उनके थ्रू बहुत ही हाई वोल्टेज, वो कितनी वोल्टेज, लगभग 1 लाख वोल्ट की वोल्टेज आती है। पावर उतनी ही रहती है क्योंकि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता, पावर सेम बनी रहती है, केवल वो वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। अब बच्चे ये हमारे एरिया सब स्टेशन, मैंने कहा कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे शहर में आ गए, तब हम वहाँ पर यूज करते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एरिया सब स्टेशन। अभी क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब बच्चे क्या कर देता है, इस वोल्टेज को डाउन कर देता है किस, कहाँ तक, 11,000 वोल्ट तक, ठीक है। अब बच्चे ये हमारे सब स्टेशन तक आ गई, हमारे गांव तक आ गई, हमारे शहर तक आ गई, हमारे कस्बे तक आ गई। अब हमें ये क्या करना है, कॉलोनीज के अंदर, घरों तक इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस वोल्टेज को सप्लाई करना है। लेकिन हमें घरों में कितनी चाहिए, 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो क्या करेंगे, जब ये हमारे कॉलोनी के बाहर आ जाएगी तो वहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर हम लगा देते हैं, जो क्या करता है, फिर से इसको स्टेप डाउन करता है और 220 वोल्ट पर कन्वर्ट कर देता है। एक और हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं, और बच्चे हमें मिल जाती है 220 वोल्ट, जो हमें अपने घरों में चाहिए होती है। ये क्या हो जाएगी, कंज्यूमर स्टेशन, जहाँ से हम डिफरेंट हाउसेस के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चे हमारा ट्रांसफार्मर का मेन यूज़ है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सबसे पहले लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, फिर स्टेप डाउन की हेल्प से हम उसको लो वोल्टेज पर लें। चलिए बच्चे, अब हम थोड़े से टॉपिक और करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर तक आकर के हमने तीनों एलिमेंट पढ़ लिए हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर।
रेजिस्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन जब आप इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करते हो बच्चे तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस स्टोर्ड एनर्जी की बात करते हैं, देखिए बच्चे कैसे, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में देखते हैं बच्चे सबसे पहले कैसे एनर्जी स्टोर हो जाती है, देखिए जरा। सपोज ये है हमारे पास कोई एक इंडक्टर और से मैंने यहाँ पर कोई अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दी, और जैसा कि हमें इंडक्टर की नेचर का पता है कि व्हेन ए वेरिंग करंट फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर ए करंट इज इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड बैक ईएमएफ एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ व्हिच अपोज द increase or decrease means which oppose the change in the main current। अगर करंट आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसको इंक्रीज होने से अपोज करेगा, अगर करंट आप डिक्रीज कर रहे हो तो उसको डिक्रीज होने से अपोज करेगा। दैट मीन्स यहाँ अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सपोज ई, और आपने कोई वोल्टेज लगाया है वी और आप इसको इंक्रीज कर रहे हो तो ये इसकी इंक्रीज होने का अपोज करेगा। अब बच्चे जब अपोज करेगा, सपोज इनिशियली मैंने इसमें कोई एक बैटरी या सपोज एसी सोर्स लगा दिया है और मुझे इसमें 5 एम्पेयर की करंट फ्लो करानी है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही मैं इसके अंदर सोर्स कनेक्ट करूँगा इसमें डायरेक्ट 5 एम्पेयर की करंट फ्लो जाएगी, नहीं। हम सोर्स कनेक्ट करेंगे और धीरे धीरे उस सोर्स से, अगर वो एसी है एसी, डीसी है तो डीसी, धीरे धीरे से करंट की वैल्यू को 0 से 5 एम्पेयर तक लेकर के जाएंगे। मीन्स करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ड्यू टू द चेंज इन द करंट here an EMF is induced which oppose the increase of the main current। अब बच्चे हमें तो फ्लो करानी है क्या, 5 एम्पेयर। तो अब हमें इस करंट को 5 एम्पेयर तक ले जाने के लिए जो हमारा सोर्स है, जो हमारी बैटरी लगी है, जो हमारा एसी सोर्स लगा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी टू अपोज द बैक EMF, टू अपोज द इंड्यूस्ड EMF। दिस एक्स्ट्रा वर्क, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इज स्टोर्ड in an inductor in the form of electric energy। और बच्चे यहाँ फिनोमेना कैसी हो रही है, मैग्नेटिक इंडक्शन से हो रही है। तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर होती है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो निकालते हैं बच्चे इसको। सपोज इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इज L, then at an instant EMF induced in this coil is equal to minus L di upon dt। सपोज मैं चाहता हूँ इसमें करंट को इंक्रीज किया जाए। करंट क्या होती है बच्चे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। वायर्स है, कंडक्टर है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं जो इस वायर में फ्लो करेगा, इस कॉइल में फ्लो करेगा। देन वर्क डन टू फ्लो a charge dq, infinitesimal small charge consider कर लेते हैं, therefore dw work done E into dq। और बच्चे देखिए ये जो हमारा इंड्यूस्ड EMF है ये क्या करता है, चार्ज के फ्लो होने का, करंट के फ्लो होने का अपोज कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। दैट मीन्स dw इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L di अपॉन dt इंटू dq। और देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डी आई और डी क्यू को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी इंटू डी आई। और डी क्यू अपॉन डी टी आप जानते हो बच्चे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये आ गया बच्चा आपके वर्क फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू। लेकिन बच्चे मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ फाइनल करंट चाहिए, सपोज आई नोट। धीरे धीरे आप इंक्रीज कर रहे हो, करंट को आपको कहाँ तक ले जाना है, आई नोट तक, तो वहाँ तक ड्राइव कर देते हैं। देयरफॉर फॉर द कंप्लीट करंट आई नोट, तो टोटल करंट फ्लो के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, जी डब्ल्यू एल आई डी आई 0 टू आई नोट, और इधर ही बच्चे 0 टू डब्ल्यू। तो यहाँ तो इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा टोटल वर्क डब्ल्यू, एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और आई इंटीग्रेशन ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू आई, तो क्या बन जाएगा आई स्क्वायर बाई 2 0 टू आई नोट। तो बच्चे रखते हैं
इस 2 को बाहर ले लीजिए, पहले अपर लिमिट रखी है आपने आई नॉट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, दैट मीन्स W इक्वल टू 1/2 L I नॉट स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी U इक्वल टू 1/2 L I नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे वो किसी एक सोलिनोइड के लिए भी कह सकता है, तो सोलिनोइड के लिए हमने L का वैल्यू निकाला हुआ है, वो रख देंगे यहाँ पर। ये तो हो गया बच्चे आपका इंडक्टर। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब बच्चे यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, सपोज ये लिया बच्चे आपने, कोई एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर कनेक्ट किया, सपोज AC के बजाय DC भी दिखा सकते हो, और यहाँ सपोज कैपेसिटेंस है C, जैसे यहाँ पर हम इसको चार्ज करेंगे तो अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सम चार्ज स्टोर, यहाँ पर कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब बच्चे देखिए इनिशियली कोई छोटा सा चार्ज जब प्लेट्स पर स्टोर होगा फर्स्ट प्लेट पर, तो वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से और ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा तो पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे क्या होगा, हमें उस रिपल्सन के अगेंस्ट मीन सेल को, बैटरी को, सोर्स को उस रिपल्सन के अगेंस्ट कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वही आपका एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा। बच्चे इन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो लास्ट हमने निकाला था 1/2 L I नॉट स्क्वायर, उसको भी आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, और यहाँ भी कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। तो बच्चे सपोज एट एन इंस्टेंट, let at any instant charge stored on the plates of capacitor is Q dash, ठीक है। then voltage between the प्लेट्स, तो दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज कितना हो जाएगा, हमने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा है Q इक्वल टू CV, तो V क्या हो जाएगा बच्चे, V इक्वल टू Q/C, और डैश लिया हमने चार्ज। तो अब बच्चे नेक्स्ट जो चार्ज आप देंगे वो चार्ज सपोज इस पोटेंशियल पर, वही चार्ज क्या होगा, इस कैपेसिटर को इस पोटेंशियल पर वो चार्ज कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहेगा, तब हमें वर्क डन निकालना है। नाउ work done to store charge dq dash, छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स की फॉर्म में ले लेते हैं, ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या हो जाएगा बच्चे, dw इक्वल टू v डैश इंटू dq डैश, पोटेंशियल की डेफिनेशन से, तो dw इक्वल टू बच्चे हो गया q डैश बाई c इंटू dq डैश। लेकिन बच्चे सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक फाइनल चार्ज q नॉट स्टोर हो जाए, तो फिर से क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए। देयरफॉर टू स्टोर द चार्ज q नॉट ऑन द कैपेसिटर, the total work done, टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश c dp डैश कहाँ तक 0 टू q नॉट 0 टू w। यहाँ तो बच्चे हो गए टोटल w वर्क, यहाँ c को आपको बाहर ले सकते हो 1/c, q डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q डैश स्क्वायर बाई 2 और 0 टू q नॉट। फिर से बच्चे क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट Q नॉट, फिर लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, तो क्या बच गया 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाई C, और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाई C। और बच्चे अगर हम इसको पोटेंशियल की टर्म में ले लें, सपोज फाइनल पोटेंशियल जो अप्लाइड है वो V है,
बिकॉज Q इक्वल टू होता है CV, Q नॉट इक्वल टू CV अगर आप लगा दे तो क्या हो जाएगा, इसको भी आप रखिए, U इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, तो क्या बन जाएगा 1/2 C V स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए। अब यहाँ पर अगर वो कहने लगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसके लिए आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे, C कैपेसिटेंस का वैल्यू रख देंगे। इसी में आप थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, ये रिलेशन है Q वर्सेस C, ये रिलेशन है C वर्सेस V, तो एक रिलेशन Q वर्सेस V भी निकाल लेते हैं। तो क्या करें, C को रिप्लेस कर दीजिए, बिकॉज C इक्वल टू Q नॉट बाई V रख दीजिए, U इक्वल टू 1/2 C का वैल्यू, Q नॉट बाई V Q, और यहाँ आ गया बच्चे V स्क्वायर, एक V से V कैंसिल हो गया, तो U इक्वल टू 1/2 QV। तो इस तरह से तीन फॉर्मूले हमारे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब बच्चे एक लास्ट टॉपिक और करते हैं इस अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, LC ऑसिलेशंस, इसकी बात करते हैं। देखिए बच्चे, कुछ थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है और कुछ नहीं करना है इसमें, रिटिन आपको कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए इसको क्या करना है। सपोज आपके पास है एक कैपेसिटर और इसी के साथ कनेक्टेड है एक इंडक्टर, बन गया क्या हमारा LC सर्किट। तो LC सर्किट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। वहाँ पर हमने कंडीशन निकाली थी when XL is equal to XC and omega is equal to 1/omega-C means कैपेसिटिव रिएक्टेंस is equal to इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो क्या होगा, सर्किट हो गया था हमारे रेजोनेंस के अंदर। अब उसी बात को हम आगे बढ़ाते देखते जी ऐसा कब होगा। चलिए बच्चे, सपोज इनिशियली अक्रॉस द कैपेसिटर एक सेल, एक बैटरी कनेक्टेड, इंडक्टर अभी सर्किट से बाहर। इनिशियली कैपेसिटर हमारा फुली डिस्चार्ज था, कोई भी चार्ज इसके अक्रॉस स्टोर्ड नहीं था। तो बच्चे जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ एक करंट फ्लो होने लगेगी और कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो जाएगा। जब ये फुली चार्ज हो जाए तो आप इस सेल को, इस बैटरी को यहाँ से रिमूव कर लीजिए। तो ये हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, +Q -Q दोनों प्लेट्स पर चार्ज आ गया। अब आप क्या करें, इस कैपेसिटर को अक्रॉस द इंडक्टर कनेक्ट कर दीजिए। देखिए बच्चे, अब इस इंडक्टर के लिए ये जो हमारा कैपेसिटर है ये एज ए सोर्स वर्क करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, एक पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है। अब यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इनिशियली कैपेसिटर फुली चार्ज था, तो जो करंट फ्लो होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, और ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ करंट इन इंडक्टर an induced current generate in this inductor which oppose the change of current, means which oppose the decreasing of the main current। जो करंट डिक्रीज हो रही थी उसको अपोज करने लगी, और अपोज कैसे करेगी, इट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। तो ये मेन करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी और मेन करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगी। अब बच्चे जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होता चला जाएगा, ये इंड्यूस करंट मेन करंट की डायरेक्शन में फ्लो होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारा कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, मीन्स करंट जीरो हो जाएगी। लेकिन उस टाइम भी क्या होगा, यहाँ इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मेन करंट के जीरो होने का भी अपोज करेगी, मीन्स जब मेन करंट जीरो हो जाएगी तब भी यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होती रहेगी। अब सर्किट में इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होती चली जाएगी। कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो चुका था, तो अब ये कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा। इंड्यूस जब यहाँ पर वोल्टेज सेम हो जाएंगे तो हमारा इंड्यूस करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब बच्चे कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया। पहले क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रही थी हमारी इस डायरेक्शन में। एक अलग से डायग्राम बना के अगर हम पहले वाले को दिखा दे तो करंट की डायरेक्शन बच्चे हमारी ये थी। अब यहाँ कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया है, तो जब ये फुली चार्ज हो जाएगा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब करंट ड्यू टू द कैपेसिटर
अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। और यहाँ भी क्या है, इनिशियली मैक्सिमम करंट और धीरे 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 जैसे डिस्चार्ज होता जाएगा कैपेसिटर, करंट की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी और फिर से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी जो फिर से इस करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगी और इसी करंट की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी। मीन्स अब पहले से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी और फिर से क्या होगा, ये करंट भी धीरे धीरे जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा जीरो हो जाएगी। ठीक है जी। अब बच्चे क्या हो रहा है, अब इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये क्या करेगी, अब ये इंड्यूस करंट इस कैपेसिटर को फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कर देगी। यहाँ अब चार्ज फिर से अपोजिट हो गए तो मेन करंट अब इधर फ्लो करने लगेगी जिससे डिक्रीजिंग करंट की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो हो जाएगी। तो बच्चे देखिए क्या हो रहा है, बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, करंट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और सपोज अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो, आइडियल हो, तो क्या होता है बच्चे, यहाँ एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा और जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो भी कंटिन्यूसली कांस्टेंट बना रहेगा। मींस कैसी करंट जनरेट हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट, एक बार एक डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी बार फिर दूसरी डायरेक्शन में, फिर उसी डायरेक्शन में। तो इस तरह से एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की यहाँ पर एसी जनरेशन हो जाएगी। करंट एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और देखिए बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सोर्स आपने नहीं लगाया है। तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो बच्चे ये हो गए हमारे एलसी ऑसिलेशंस। और ये कब होते हैं बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी उसी के अकॉर्डिंग निकलती है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1/ωc, दैट मींस f इज इक्वल टू 1/2π/LC। तो ये जो ऑसिलेशन सर्किट में हो रहे हैं बच्चे, इसकी फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2π/LC होगी। लेकिन सर्किट आपका कोई भी हो, वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। वायर्स आपने यूज़ किए, प्लेट्स का कुछ रेजिस्टेंस है, कॉइल आपने बनाई है इंडक्टर की, वहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड वायर्स उनका भी कुछ रेजिस्टेंस है। ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड्स है, तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाएगा और फाइनली करंट हमारी जीरो हो जाएगी। ऐसे ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्प्ड। तो बच्चे इस तरह से हमारा एलसी सर्किट वर्क करता है। लेकिन हाँ, अगर हम इस एलसी सर्किट को बाहर से कंटिन्यूअसली कोई एनर्जी सप्लाई करते रहे, जो भी एनर्जी लॉस हो रही है उनको हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करते रहे, तो यहाँ एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस हमेशा होते रहेंगे। और जो डिवाइस हमारी इस तरह से काम करती है उसको हम कहते हैं ओसिलेटर। तो यहाँ हम ओसिलेटर से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।